रीको पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 महीनों में जो औद्योगिक परियोजना जो काम किए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की। माननीय विराटनगर के अतिरिक्त गोपाल जी शर्मा जी ने रीको के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की। रीको ने अभी तक, जब से रीको बना है तब से लेकर के आज तक, माननीय मंत्री महोदय, 4354.88 एकड़ भूमि का तो अधिग्रहण किया है और 1016.30 एकड़ भूमि उसने विकसित करके दी है, इसके अगेंस्ट रीको के बनने से लेकर के अब तक की। तो यदि रीको की ये प्रोग्रेस हम देखें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि रीको कितनी धीमी गति से काम करता है, लेकिन व्यक्ति को जब पेट में भूख लगती है तो उसको इतनी धीमी गति से भोजन देंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा, ना वो संतुष्टि मिलेगी। रीको का मेन उद्देश्य था कि उद्योगों की और राजस्थान को आगे लेकर के जाएं और औद्योगिकरण से हमारे नागरिकों को, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले और रोजगार लेकर के वो अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। पर इस तरह से जब रीको चलता है तो हमें समझ पड़ता है कि किस तरह से रीको की कार्यप्रणाली है। दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार की बात की है, रीको के बहुत कुछ पिछड़ने का कारण रीको की योजनाओं को समय पर पूरा नहीं होने के कारण रीको का भ्रष्टाचार भी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी इस बाबत कि उद्योग मंत्री के नाते से तो रीको पर अधिकार होता है, लेकिन जितने भी प्राइवेट कंपनियां रीको के बनी हुई हैं और रीको के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के अंदर जो कंपनियां बनी हैं, उन कंपनियों में टोटली, चाहे डायरेक्टर्स हो चाहे उसका वित्तीय प्रबंधक भी किसी प्राइवेट कंपनी से किया जाता है। मैं जब ये रात को पढ़ रही थी, कल आज मुझे बोलना था 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, तो इसमें देखिए लगभग 500 से अधिक ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं प्राइवेट फर्म के, सरकारी फर्म नहीं है। प्राइवेट फर्म से जो ऑडिट ऑब्जेक्शन करवाए, लगभग 500 के लगभग ऑडिट ऑब्जेक्शन उन्होंने किए हैं कि किस तरह से अधिकारियों ने घपलेबाजी की है और किस तरह से, यदि इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही हम अधिकारियों से पूछ लें तो शायद हमारी स्पीड बढ़ सकती है और हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, कुछ सुझाव है मेरे इस बहाने से आपको देना चाहूँगी। रीको की जमीन पर जो औद्योगिक इकाइयों के लिए आप लोगों को प्लॉट देते हैं वो लीज होल्ड पर दिए जाते हैं, यानी कि लीज होती है उनकी और 30 ईयर या 90 ईयर के बाद में उनको वापस रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग में भी बच्चे व्यापार करते हैं और लगातार उनमें व्यापार बना रहता है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो एक तो रोजगार दे रहे हैं, लोगों को रोजी रोटी दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको लीज होल्ड की बजाय उनको फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। यदि वो फ्री होल्ड कर देंगे तो निश्चित रूप से एक समय के लिए निश्चित हो जाएंगे कि हमें अब ये उद्योग ही इस पर करना है और हमको कोई डिस्टर्ब करने वाला 30 ईयर या 90 ईयर के बाद में नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूँगी कि रीको में पहले आओ पहले पाओ की स्कीम है। ये पहले आओ पहले पाओ की स्कीम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। 85% पहले आओ पहले पाओ, यदि हमें रोजगार बढ़ाना है, लोगों को रोजगार देना है, राजस्थान में औद्योगिकीकरण को लाना है, तो 15% जो आपका पहले पाओ की स्कीम पर होता है उसको आपको 85% करना चाहिए और 15% आपको ऑक्शन करना चाहिए। क्योंकि कोई भी उद्यमी ऑक्शन में जब प्लॉट लेने जाता है तो करोड़ों रुपया उसको सिर्फ प्लॉट के लिए ही खर्च करना पड़ता है, बाकी का इन्वेस्टमेंट तो वो कहाँ से करेगा ये पता नहीं। तो एक साधारण प्रकार का व्यक्ति यदि चाहे कि मैं उद्यमी बनूं, मैं इंडस्ट्री चलाऊं, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती है बिना पूंजी के कि वो कैसे करे। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति इंडस्ट्री डालना चाहता है, रीको में भी यही हालत है। रीको का प्लॉट लेने के बावजूद भी उसको लगभग 46 से 47 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके यहाँ एनओसी लेने जाना होता है। किसी के यहाँ जेडी है तो जेडीए से उसको भू रूपांतरण कराना होता है, फिर उसको विद्युत विभाग से, जेवीवीएनएल से आपको विद्युत लेना होता है, फिर आपको कोई पर्यावरण की एनओसी लेने के लिए पर्यावरण डिपार्टमेंट जाना होता है और ऐसे सभी विभागों में उसको धक्के खाने पड़ते हैं। और
रीको जो है अपना प्लॉट देने के बावजूद भी उस उद्यमी की किसी प्रकार से मदद करने को तैयार नहीं है कि मैंने आपको प्लॉट दिया इंडस्ट्री डालने के लिए तो मैं मदद करूं आपकी कि भाई आपको कैसे ये इंडस्ट्री यहाँ डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में रीको इसमें आगे बढ़ करके पहल करे और पहल करके रीको सारे विभागों से एनओसी लाकर प्रतिपक्ष कोई है नहीं है। नहीं, 2003 से 8 के बीच में जब मैं पहली बार एमएलए बन के आई थी तो वसुंधरा जी ने यहाँ महिंद्रा सेज लेकर के आई थी और आज यदि उस महिंद्रा सेज की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि उनकी कितनी दूरगामी सोच थी, कितनी अच्छे दृष्टि से उन्होंने देखा था और आज वो सेज पूरी तरह से विकसित होने जा रहा है और वहां पर किस किस तरह से लोग आ रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आईटी हब वहां बनने को तैयार हो गया और लोग वहाँ कितने रोजगार ले पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो पानी की रेट है वो कॉमर्शियल नहीं लेकर के आप उससे डोमेस्टिक लें तो उनको सुविधा होगी और उनको दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रीज में बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज में कचरा भी निकलता है, उनका डंपिंग यार्ड की भी जरूरत होती है कि डंपिंग यार्ड भी हो ताकि वहाँ का कचरा, फैक्ट्री का जो निकला हुआ कचरा है वो वहाँ डल जाए और डोमेस्टिक कचरा भी वहाँ डल जाए। मेरा निवेदन है, क्योंकि नगर निगम वहाँ कई तरह के शुल्क थोपती है उन उद्यमियों के ऊपर, तो क्यों ना रीको स्वयं ये बाहर अपने ऊपर उठाए। जिस तरह से जयपुर में रीको उठा रही है उस तरह से पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ रीको के पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है उन इंडस्ट्रियल एरिया में रीको की ही गाड़ी जाए, ट्रेचिंग ग्राउंड पर वही कचरा डाल करके आए और वही उनसे शुल्क ले। तो रीको अगर से बार बार ये खुद स्वयं ये काम को करेगी तो उद्यमियों की परेशानी को वो समझ सकती है और उसका समाधान वो कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे मंत्री महोदय को बताना चाहूँगी कि बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैं हमारे अजमेर की बात करती हूँ, मेरे अजमेर में मुड्डा और मुड्डी बनाने वाले व्यापारी हैं। मैं बहुत लंबे समय से ये बात करती आई हूँ कि उन व्यापारियों को भी, उनको भी रिकॉग्नाइज करके उनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए, उनके प्रमोशन किया जाए, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाए और इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि हाथ से बना हुआ फर्नीचर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत डिमांड करता है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी कोई डिमांड नहीं है। यदि वो डिमांड वहाँ पहुँचती है तो नए नए फील्ड खुलेंगे। जैसे आपने स्टोन के लिए किया है, स्टोन में बहुत सारे आर्ट होते हैं, उन आर्ट के माध्यम से हमारे यहाँ चूँकि किशनगढ़ पूरा हब है स्टोन का और उसके कारण से वहाँ जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, जो हैंडीक्राफ्ट है, वो हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल लेवल पर इतनी अच्छी मार्केटिंग पाता है। तो यदि वो हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग पा सकता है तो फिर मुड्डे और मुड्डियों वाला व्यवसाय भी कर सकते हैं। लकड़ी के क्षेत्र में जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर के लकड़ी का फर्नीचर पूरे हिंदुस्तान में फेमस है और हर आम आदमी चाहता है कि मैं सहारनपुर से वो लेकर के आऊँ, वहाँ का फर्नीचर लेकर के आऊँ। तो क्या हम राजस्थान की ऐसी चीज़ों का प्रमोशन नहीं कर सकते? मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट में 10 लाख करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट सबमिट करेंगे, इन्होंने किया भी, लेकिन वो पूरा भ्रष्टाचार में गया। जितने एमओयू हुए वो कैंसिल क्यों हुए? जितने कांग्रेस की सरकार में एमओयू हुए वो व्यापारी क्यों चले गए? वो अपना उद्योग राजस्थान में क्यों नहीं स्थापित करना चाहते हैं? या कहाँ कोई अधिकारी ने उनसे भ्रष्टाचार की डिमांड की, इस कारण से वो वापस लौट गए? तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। हम हर 5 साल में एक नई इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करते हैं और 5 साल पुरानी नई जो समिट हुई थी उसको भूल जाते हैं और इतना बड़ा बड़ा अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है, विज्ञापन के अतिरिक्त बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन उसकी परिणति में कुछ राजस्थान को नहीं मिलता। राजस्थान का जो युवा है वो उसी तरह से बेरोजगार बैठा रहता है। तो कुछ पॉइंट क्योंकि सभापति महोदय मेरी तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पूरा करती हूँ। व्यक्तिगत रूप से और बहुत सारी चीजें आपको निवेदन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे